गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत एक अच्छा चैप्टर है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। और सबसे बड़ी बात कि पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। बच्चे पूरा चैप्टर स्टडी कर लेते हैं बट उन्हें चैप्टर का मीनिंग ही नहीं पता होता है कि एटलीस्ट इस जो ये चैप्टर का वर्ड है, जो ये टर्म्स है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल क्या, यहाँ पे एक्चुअली कन्वर्जन है जो हम स्टडी करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा वाइस वर्सा चलता रहता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और केमिस्ट्री क्या है, यानी कि आपकी जो केमिकली हम स्टडी करते हैं इस कन्वर्जन की, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म का मतलब होता है, विच डील्स विद द केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ, है ना, या कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है दो तरह के सेल। हम इसमें दो तरह के सेल्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ सेल्स, okay, electrochemical cell and electrolytic cell. This electrochemical cell actually deals in the conversion of chemical energy into electrical energy. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे यहाँ पे वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट करता है आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, सारे ही चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है आपकी केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, सॉरी मैंने एनर्जी लिख दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम जो कई नामों से जानते हैं। ठीक है, इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसे वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और ये सारे एक ही टाइप के सेल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसके अंदर हम जो एक इसका सब टाइप है या फिर ये कहो एक टाइप है जो हम सेल स्टडी करने वाले हैं वो है आपका डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या होता है, एक्चुअली डैनियल साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने हमें ये सेल दिया था। इन्होंने डैनियल सेल का क्या मतलब है कि हम जो यहाँ पे जो दो कंटेनर यूज़ करेंगे उसके अंदर हमारे जिंक एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिंक एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड्स होंगे। तो जिंक कॉपर सेल जो हमारा होता है वो डैनियल सेल कहलाता है। जो हमारा जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है वो डैनियल सेल कहलाता है। ठीक है, बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि डैनियल सेल क्या होता है, वोल्टाइक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही ये सारे नाम हैं, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल। इनके अंदर जो हम सेल स्टडी करते हैं डैनियल सेल है। और डैनियल सेल कौन सा सेल होता है, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड का। ठीक है, इसके अलावा और भी इलेक्ट्रोड्स के सेल होते हैं, वो डिफरेंट नाम से हम जानते हैं, बट यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ डैनियल सेल को ही स्टडी करना है। तो अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका डैनियल सेल। ठीक है, इस डैनियल सेल के अंदर बेटा हमें दो सेटअप करने होते हैं। दो सेटअप का मतलब है कि हमें दो बीकर लेने हैं या दो कंटेनर्स लेने हैं। ठीक है, इन दो कंटेनर्स में आपको इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करना है। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, these are known as electrodes। ठीक है, यहाँ पे आपका ये होता है एनोड। एनोड कौन सा होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये है आपका कैथोड और कैथोड इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये जो एनोड बना हुआ है, जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ये जिंक का बना हुआ है,
ये वाला जो कैथोड बना हुआ है, इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है। इसके अंदर हमें एक सॉल्यूशन फिल करना है। ये सॉल्यूशन कौन सा है? आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। इसके अंदर भी हमें एक सॉल्यूशन फिल करना है। ये सॉल्यूशन कौन सा है? आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न होता है या बच्चे पूछते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि हमने जिंक इलेक्ट्रोड को ही क्यों जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, हमने यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ नहीं किया। इसका रीज़न ये है बच्चा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ करते तो उसी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता, यानी जो रिएक्शन है आपकी वो यहीं पे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है इसी बीकर के अंदर। और हमें जो अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करना है, क्योंकि इस केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना है, वो हम नहीं कर पाते ना। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक ऐसा अपना वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर एक बल्ब लगाने वाले हैं जिसमें डिफ्लेक्शन शो होगा और हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर यहीं पे कॉपर इलेक्ट्रोड या जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेते या फिर यहाँ पर जिंक और कॉपर सल्फेट लेते, मतलब हम अगर रिवर्स रखते तो क्या होता, हमारा यहीं पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती और हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन ही नहीं होता, केमिकल एनर्जी यहीं पे सारी यूज्ड अप हो जाती। ठीक है, तो इसलिए हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ना लेके सेम इलेक्ट्रोड्स ही लिए हैं विद इन द सेम सोल्यूशन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपने सेटअप क्रिएट किया, सेटअप क्रिएट करती है आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि जो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जो ये एनोड है जिंक का, यहाँ पे आपके जो जिंक हैं उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया, जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, इट इज़ रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ऑब्जर्व कैसे होगा, आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे करके एक्यूमुलेट होते हुए नज़र आएंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन नज़र तो नहीं आते हमें, है ना, बट हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि जो आपका वोल्टामीटर है वो रीडिंग दिखाना स्टार्ट कर देगा। जिंक इलेक्ट्रोड से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक जिंक आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है ना। ठीक है, तो जिंक मेटल की ये इलेक्ट्रोड है, एनोड है, तो ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी और इतने इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे कि वो सारे के सारे यहाँ से तैरते हुए, स्विम करते हुए, फ्लो करते हुए आपके इस कॉपर के इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, और जो जिंक +2 है वो ब्रेक होके आपके सोल्यूशन में गिरना स्टार्ट कर देगा, वो ब्रेक होके आपका सोल्यूशन में गिरना स्टार्ट कर देगा। अब देखो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, ये भी तो ब्रेक होगा, जिंक +2 और सल्फेट -2 में ये भी ब्रेक होगा, है ना। तो जिंक +2 भी पहले से है और जिंक +2 आ गया, तो अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बच्चा, देखो पहले से ही आपके पास जिंक +2 गिर रहे थे, आपके पास और जिंक +2 है नीचे सॉल्यूशन में पड़े हुए, तो इतने सारे जिंक +2 इकट्ठे हो गए यहाँ पे, है ना। पता है आगे चल के क्या होने वाला है, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे जिंक +2 ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींचना स्टार्ट कर देंगे। हम पढ़ेंगे अभी जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो पहले ये वाला समझते हैं कि इतने सारे जिंक ने जिंक +2 को बनाया कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो गए इस मेटल के ऊपर, और यहाँ से मेटल से इस वायर के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर गए। ठीक है, अब फ्लो करना स्टार्ट कर गए। अब यहाँ पे तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट भी ब्रेक डाउन होगा, कॉपर +2 और सल्फेट -2 में ये भी ब्रेक डाउन होगा। तो कॉपर +2 क्या है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, इसका रिडक्शन हो गया ना, कॉपर +2 का रिडक्शन हो गया, इसलिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा और क्या बनना चाहेगा, कॉपर। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे सारे में कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। मैं सेटअप फिर से एक बार अच्छे से बना देती हूँ, सब होच पोच सा हो गया है। ठीक है, समझाने में ऐसे ही हो जाता है। ओके, अब देखिए क्या होगा, आपके पास ये सेटअप था ना, यू आर हैविंग दिस सेटअप, आपके पास यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आपने रीडिंग के लिए कुछ भी लगाया, वोल्टामीटर, एमीटर। आपके जो जिंक +2 है वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव करते हुए आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो यहाँ पे कॉपर +2 है, वो कॉपर +2 क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर बन के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर बन के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएंगे, मेटल कम हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए ना यहाँ से और जिंक +2 नीचे गिर रहा है सोल्यूशन के अंदर, तो ये तो कम हो जाएगा, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोड ऐसे है, ये इलेक्ट्रोड कैसी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोड ऐसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये वाले इलेक्ट्रोड की यहाँ पे जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन
और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ। लोन, लोन का क्या मतलब है? लोन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि लेफ्ट में, यानी कि ये वाली लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड टर्मिनल पे, एनोड इलेक्ट्रोड पे, ये एनोड इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने बताया था एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, आया समझ में। और यहाँ पे क्या होता है, राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होता है कैथोड पे, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है। तो RRCP आप यहाँ की ट्रिक बना सकते हो लर्न करने के लिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, आपने ऑक्सीडेशन सीख लिया, आपने रिडक्शन सीख लिया, है ना। अब देखो क्या है, अब इस सेटअप में क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो पोटेंशियल है ना, अच्छा पोटेंशियल क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल ये होता है बच्चा कि जब आपका मतलब किसी के पास कोई एनर्जी होना, दैट इज़ योर पोटेंशियल, है ना। यानी कि वो वर्क करने के लिए रेडी है, तो उसको पोटेंशियल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज बहुत सारे इकट्ठे हो गए। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव नेगेटिव तो आ रहे हैं, है ना, और यहाँ पे प्लस भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सल्फेट -2 जो है वो नेगेटिव के साथ इकट्ठा होकर नेगेटिव नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बहुत सारे हो गए ना, नेगेटिव आए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आए जा रहे हैं, और पहले से सल्फेट -2 यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि कॉपर +2 तो ब्रेक होके क्या बना रहा है, सॉरी कॉपर +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, रिडक्शन कर रहा है अपना। तो कॉपर तो पूरा का पूरा यूज होता जा रहा है, बस माइनस इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और सल्फेट -2 भी इकट्ठा होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है ना, और यहाँ पे देख रहे हो क्या, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा है, जिंक +2 आयंस गिरते जा रहे हैं, और सोल्यूशन में ऑलरेडी आपके पास जिंक +2 आयंस बहुत सारे हैं, और सल्फेट भी है, लेकिन सल्फेट का तो कोई रोल नहीं है, वो तो किसी तरह से यहाँ पे परेशान नहीं कर रहा किसी को भी, है ना। बट जिंक +2 परेशान कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा। ठीक है, उससे पहले क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे आपको जो रीडिंग है वो 1.1 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट दिखाई देगी, आपको रीडिंग 1.1 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट दिखाई देगी। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या दिखाई देगा आपको, कि रीडिंग जो है वो 0 हो गई, डिफ्लेक्शन जो शो कर रही थी आपकी नीडल, वो डिफ्लेक्शन 0 हो गई। फिर से साइंटिस्ट ने, डैनियल ने जब सेटअप किया तो फिर से 1.1 शो किया, और जब थोड़ी देर बाद देखा तो फिर से 0 हो गई। तो ये क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ये प्रॉब्लम वही हो रही थी जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जिंक +2 आयन इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देंगे अपनी तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, जब फ्लो नहीं करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, है ना। आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो करंट डेवलप नहीं होगा, इसीलिए डिफ्लेक्शन आपकी 0 होती जा रही है। आया समझ में, यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा, इसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सेटअप लगाया जाए हमारे डैनियल सेल के अंदर जो इस करंट को फ्लो होने से ना रोके, जो इस करंट को फ्लो होने से ना रोके। तो क्या सेटअप लगाया गया, उन्होंने एक सोल्ट ब्रिज का सेटअप किया, उन्होंने एक सोल्ट ब्रिज का सेटअप किया। ठीक है, सोल्ट ब्रिज कैसे लगाया, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, इस तरह से एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, जिसमें यहाँ पे कॉटन प्लग्स लगे होते हैं। कॉटन प्लग लगने का रीज़न क्या है मैं बताऊंगी अभी। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, पोटेशियम क्लोराइड, और भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, बहुत सारे होते हैं, बट हम स्पेसिफिकली यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड की बात करेंगे। और इसे अगर अगर का नाम का, अगर अगर नाम का एक जेल होता है ना, उसमें इसको फिल किया जाता है। अगर अगर ये सेमी सॉलिड होता है, जेल होता है, इसमें भर के पोटेशियम क्लोराइड को डाला जाता है, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड क्या है, लिक्विड है, तो वो तो अगर यहाँ पे भरोगे तो पूरा का पूरा नीचे बह जाएगा, है ना, यहाँ पे गिर जाएगा सोल्यूशन के अंदर। तो उससे बचाने के लिए अगर में इसको भर के फिर यहाँ पे इस सोल्ट ब्रिज में, इस सोल्ट ब्रिज में भरा जाता है। सोल्ट का मतलब क्या है, ये पोटेशियम क्लोराइड सोल्ट जो क्रिस्टल्स हैं आपके, ब्रिज मतलब ब्रिजिंग का काम करेगा ये सोल्ट ब्रिज, अभी बताऊंगी कैसे। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रिजिंग का काम करेगा। तो देखो आप क्या होगा, अब जब ये सोल्ट ब्रिज आपने लगा दिया, कॉटन प्लग क्यों लगाया, जिससे आपका जो ये फ्लो है, लिक्विड का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा ना बहे, ड्रॉप ड्रॉप करके गिरेगा आपके सोल्यूशन के अंदर। इसका क्या रीज़न होगा, पोटेशियम क्लोराइड में देखो पोटेशियम है,
है ना, और क्लोराइड है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा था, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा था। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा जो इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के रखेगा, यानी कि जिंक+2 से रिएक्शन करके बैठ जाएगा कौन, आपका क्लोराइड। क्या देगा आपको, जिंक क्लोराइड बना के यहाँ पे बैठ जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठ जाएगा या परमानेंट रिएक्शन करके बैठ जाएगा, ये सोल्यूबल है, वापस जब इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो वापस से वो काम होता रहेगा। ऐसी एक जो यहाँ पे पोटेशियम K+ है वो यहाँ पे इसको लेके बैठ जाएगा, किसको, सल्फेट को, और फॉर्म करेगा आपका पोटेशियम सल्फेट। ठीक है ना, ये भी सेम वो ये सॉल्युबल है, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो स्टॉप नहीं होगा बच्चा। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना वो आपका स्टॉप नहीं होगा और आराम से वो चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स आराम से आपके फ्लो करते रहेंगे इस तरह से। तो ये फ्लो कंटिन्यूस रहेगा और आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी कैसे भी करके। तो ये था पूरा सेटअप आपका किसका, आपका डैनियल सेल का। ठीक है, यहाँ पे सोल्ट ब्रिज के 2 फंक्शन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सोल्ट ब्रिज का फंक्शन है कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखा ना आपने, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है ये। मतलब क्या है कि जो आपका जो सेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो गया था उसके फ्लो को मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मीन्स न्यूट्रल हो गया था आपका सेल, उसको मेंटेन करना स्टार्ट करता है। और सेकंड क्या है कि मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मेंटेन करता है। तो ये 2 तरह के फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने ज़रूरी है कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द 2 हाफ सेल्स एंड इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द 2 हाफ सेल्स। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सोल्ट ब्रिज का फंक्शन। थोड़ा सा और जानते हैं अपने सेटअप के बारे में। जो आपका ये सेटअप था, ठीक है, सेटअप में आपने देखा कि इसे बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्योंकि आधा सेल है। इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल क्योंकि ये आपका एक आधा सेल है। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, आपने रिएक्शन देखी ऑक्सीडेशन पे कौन सी हुई थी, जिंक की हुई थी, जिंक कन्वर्ट हुआ था आपके जिंक+2 में और +2 इलेक्ट्रॉन्स उसके रिलीज कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से कॉपर जो +2 में था वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपका कॉपर का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है ना, ये हमने देख लिया, ये है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये है आपका रिडक्शन। आया समझ में सबको, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का नया टॉपिक नहीं है, इसी से बहुत जुड़ी हुई चीज़ें हैं भी जो हमें सीखनी है बच्चा। इससे हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट अब एक टॉपिक और निकल कर आएगा वो है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, आपको फुल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए आता है। जैसे कि आपने देखा कि जिंक कन्वर्ट हो रहा था जिंक+2 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, और कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके आपका बना रहा था क्या, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा था, कॉपर बना रहा था। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, तो वो तो ये आपको लिखना आ गया। ठीक है ना, अब अगर आपको लिखना हो फुल सेल रिप्रेजेंटेशन तब क्या करोगे, फुल सेल रिप्रेजेंटेशन में आप इन दोनों रिएक्शंस को मर्ज कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए और आपका क्या आ गया, लेफ्ट पे क्या है आपके पास, जिंक एंड कॉपर+2 और राइट साइड पे क्या है, जिंक+2 एंड कॉपर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन। ये सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इट इज़ अ फुल सेल रिएक्शन। मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं बताया, इट इज़ अ फुल सेल रिएक्शन जो आपके नर्स्ट इक्वेशन में काम आएगी, बट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसे। ठीक है, अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, आपका देखो जिंक कन्वर्ट हुआ था किसमें, जिंक+2 में कन्वर्ट हुआ था। ये क्या बता रहा है आपका, एक इलेक्ट्रोड बता रहा है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड पे जिंक आपका जिंक+2 में कन्वर्ट हो रहा था, जिंक इलेक्ट्रोड था। ये डबल साइन आपको बताता है, डबल लाइन बताती है आपको सोल्ट ब्रिज की। अब सोल्ट ब्रिज ने इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करके रखा, और जो सेकंड इलेक्ट्रोड था कैथोड, उस पर कॉपर+2 किसमें कन्वर्ट हुआ था, कॉपर+2 कन्वर्ट हुआ था आपके
कॉपर में। तो ये सिंगल लाइन बताती है इलेक्ट्रोड को, और जो डबल लाइन है ये बताती है आपका सोल्ट ब्रिज। तो ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन बेटा। ये लिखना आपको आना चाहिए, बहुत इजी है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दी और यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जब आपका इलेक्ट्रोड पे, यानी कि एक ही मतलब इलेक्ट्रोड की बात नहीं करेंगे, अगर एक ही जगह पे, ठीक है ना, आपके प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो रहे हैं और बहुत सारे डेवलप हो गए हैं एक ही जगह पे, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाना। ठीक है ना, डिफरेंस मतलब प्लस माइनस। लेकिन हमारे पास हमने देखा कि एक ही इलेक्ट्रोड पे, यानी कि सेम इलेक्ट्रोड पे आपके नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो गए थे, और यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, आपके नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो गए थे। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि एक ही इलेक्ट्रोड पे जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रोड पे डेवलप हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, कि हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल डेवलप हुए, है ना। हमने देखा यहाँ पे डेवलप हुआ आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हुआ, और यहाँ पे डेवलप हुआ आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल पता है आपको, अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू IUPAC हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मानते हैं। इसका हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, यानी कि ये स्टैंडर्डिकली जो अगर वर्ल्ड वाइड जो चलता है, अगर हम बात करेंगे किसी भी पोटेंशियल की, तो हम सबसे पहले जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को, उसी को हम लोग वैल्यूज़ लेते हैं उसी की, और उसी को लेके हम चलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सपोज कीजिए नेगेटिव में गिवन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यानी कि आपको उसकी जो चार्ज है उसके चार्ज को आपको अपोजिट कर देना है, माइनस है तो प्लस कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, हम क्वेश्चंस जब करेंगे, क्वेश्चन सीरीज जब हम लोग लेकर आएंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या कह रही हूँ या मैम ने क्या बोला था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट सेटअप है ना, हमारे पास यहाँ पे हम लोग E0 सेल निकालते हैं। E0 सेल क्या है आपका? वही जो मैंने अभी बताया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ये जो नॉट है ये बताता है स्टैंडर्ड, ई है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है, और कौन से वाला लेते हैं हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोड, यानी कि हम लोग लेते हैं रिडक्शन वाला। ठीक है ना, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चा। इसका फॉर्मूला हम लोग लेते हैं E0 कैथोड। कैथोड क्या है? आपको राइट वाला सेल है ना, माइनस E0 एनोड। एनोड है आपका लेफ्ट वाला सेल। ठीक है, इसे हम एक तरह से और लिखते हैं E0 राइट, कैथोड राइट पे है ना, और माइनस E0 लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट पे है। ठीक है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारे नर्स्ट इक्वेशन में यूज़ होगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, चलिए ये E0 सेल का भी आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो आपको ना एक टेबल गिवन है NCERT में। देखिए बेटा, ये टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, ये टेबल आपके NCERT में आपको गिवन है। ठीक है, नीचे देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एरो जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, है ना, जो दूसरे को रिड्यूस करने के लिए जाते हैं, खुद रिड्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि वो एजेंट है। एजेंट का काम क्या होता है? दूसरे का काम करना, ना कि अपना काम करना। ठीक है, तो ये दूसरे को रिड्यूस करने जा रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाए जाते हैं। लेकिन अपना क्या करते हैं? ये अपना ऑक्सीडेशन करते हैं। दूसरे को रिड्यूस करेंगे, अपना ऑक्सीडेशन करेंगे। सिमिलरली इसका है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और अपना रिडक्शन करेंगे। कौन? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात क्या है आपकी, कि जैसे जैसे आप टेबल में नीचे आते हो, आपका रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करती है।
ये देखो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है आपका, रिड्यूसिंग पावर। जितना कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतनी ही लेस उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? यस बच्चा, क्या होता है रिड्यूसिंग पावर? रिड्यूसिंग पावर होता है कि दूसरे को रिड्यूस करने की पावर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है यानी कि ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो मतलब इसके पास पावर है दूसरे को रिड्यूस करने की, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसकी स्ट्रॉन्ग ही रिड्यूसिंग पावर होने वाली है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो एक टर्म और आती है आपकी रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि खुद का रिडक्शन करने का पोटेंशियल, यानी कि इतना पोटेंशियल होना कि मैं रिड्यूस हो जाऊं। तो वो तो ये नहीं हो सकता ना रिड्यूस, वो तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो दूसरे को रिड्यूस करने जा रहा है ना, खुद रिड्यूस थोड़ी ना हो रहा है। तो इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इसका इन्वर्सली रिलेशन रखता है, यानी कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसकी हाई रिड्यूसिंग पावर होगी। आया समझ में? सबको समझ में आया? ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं आपके, क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वहाँ पे आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए टेबल आपको समझ में आ गई। अब देखो अभी इससे पहले मैंने जो कंसेप्ट कराया था आपको ई कैथोड माइनस ई एनोड का। ठीक है, आपने देखा कि जो ई नोड सेल का जो फॉर्मूला है दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। अब देखो ई नोड सेल की वैल्यू ना हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ई नोड सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ई नोड सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? सॉरी बेटा, कि क्योंकि ई नोड सेल मतलब ईएमएफ ऑफ अ सेल, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ईएमएफ नहीं है, सॉरी, ईएमएफ आपका ई सेल आएगा नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर। आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल रिड्यूस होने के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कि अगर मेरे अंदर पॉजिटिव पावर होगी तभी तो मैं रिड्यूस कर पाऊंगा ना। समझ रहे हो आप? मैं किसी को रिड्यूस कर पाऊंगा या खुद रिड्यूस हो पाऊंगा, वटेवर जो भी हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव कब होगा? जब आपका ई कैथोड पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो ना? अगर ये ई कैथोड नेगेटिव हो गया तो प्रॉब्लम होगी, फिर तो नेगेटिव आ जाएगा इसका आंसर। तो आप ई कैथोड हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव वैल्यूज आपकी ऊपर की तरफ चल रही हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आपकी ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो यही मैं समझाना चाह रही थी कि कैथोड की जो वैल्यूज है, कैथोड की जो वैल्यूज है आप हमेशा नोटिस करेंगे कि ये एनोड से ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि मोर पॉजिटिव होगी। ठीक है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ होगी। अगर एनोड की वैल्यू ये है तो कैथोड की वैल्यू ये होगी, अगर एनोड की वैल्यू ये है तो कैथोड की वैल्यू ये होगी। इस तरह से मतलब अपर वैल्यू हमेशा कैथोड की होगी क्योंकि वो ज़्यादा वाली वैल्यू होती है। आया समझ में आपको? गॉट माई पॉइंट? ठीक है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपने लिखा कैथोड के लिए -0.76 और माइनस लिखा 0.83, ये लिखा। समझ रहे हो? तो आप देख रहे हो ना कि ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो हो गया ना प्लस में आंसर। तो इस तरह से होगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि ई कैथोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ई नोड सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और तभी आपका जो सेल है वो फिजिबल होगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि द फॉलोइंग सेल इज फिजिबल और नॉट। फिजिबल का क्या मतलब है? कि ई नॉट सेल की वैल्यू का पॉजिटिव होना, ई नॉट सेल की वैल्यू का पॉजिटिव होना। और ये कब पॉजिटिव होगा? जब ई कैथोड की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन रख रहे हैं ये आपस में, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फिजिबल का मतलब है कि ई नॉट सेल की वैल्यू का पॉजिटिव होना और ई कैथोड की वैल्यू का पॉजिटिव होना। ठीक है, ये मैंने समझा दिया कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर है बट लेस रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया। ठीक है, हमने क्या क्या टॉपिक्स क्लियर किए इसमें को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये ना रहे कि हम कुछ भूल गए हैं। हम लोगों ने अपने 2 हाफ सेल्स को स्टडी कर लिया, हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को स्टडी कर लिया, हमने सेल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख लिया जो कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है।
ठीक है, हमने फॉर्मूला देख लिया अपने ए नॉट सेल का, जो कि यूज़ होता है बहुत सारी जगह पे। हमने इस टेबल को स्टडी कर लिया। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन देखा, रिडक्शन देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे। अभी के लिए एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलिए टिल देन, थैंक यू, बाय बेटा।